नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम कर रहे हैं अपना हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट तीसरा है हमारा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन ए नदी, बी इलायची, सी प्यास और डी पानी। तो आप लोग इससे एक वाक्य बना दीजिए जिससे आपको पता लग जाता है, या आपको यही पता होगा अच्छा या अच्छी लगाने से भी हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग का पता कर लेते हैं, है ना। तो नदी क्या होगा? बड़ी नदी, लंबी नदी। तो नदी आपको पता है स्त्रीलिंग शब्द है। इलायची खाई, तो इलायची भी आपका स्त्रीलिंग है। प्यास बुझी, प्यास लगी। लेकिन पानी क्या होता है? पानी पिया, इसका मतलब पानी क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। जमादार शब्द स्रोत के आधार पर किस वर्ग का उदाहरण है? तो जमादार आपका होता है संकर शब्द। यह आपका जमा और दार दो शब्दों से बना हुआ है, जिसमें एक अरबी भाषा का शब्द है और एक फारसी भाषा का शब्द है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? संकर शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्न में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? बेसहारा भी होता है, यतीम भी होता है, निराश्रित भी होता है। अनाड़ी क्या होता है? अनाड़ी तो नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक रहेगा। चौथा प्रश्न है, निम्न में हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा है? हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो इसमें से एक ही है, कौन सा? दी दंती। देखो करी नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? करी। करी भी हाथी का होता है। हस्त नहीं होता, बल्कि क्या होता है? हस्ती भी हाथी का होता है। और दंत नहीं होता, बल्कि क्या होता है? दंती होता है। तो इसलिए डी आंसर सही रहेगा। जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो उसके लिए क्या आता है? उसे बोला जाता है अवीरा। क्या बोला जाता है? अवीरा। यह वाला क्वेश्चन पेपर में काफ़ी बार पूछा भी गया है। अगला है, गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा। मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो पास में वस्तु रहते हुए भी चारों ओर खोजना। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला प्रश्न है, अवली और आविल का अर्थ है। तो अवली मतलब होता है पंक्ति और आविल मतलब होता है गंदा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही लिखा हुआ है। प्रश्न 8 है, संग्राम शब्द में उपसर्ग होता है। संग्राम, देखो संग्राम जब हम बोलते हैं ना, तो बोलने में क्या आता है? सन आता है। लेकिन इसमें उपसर्ग क्या होता है? सम होता है और मौका न बनता है ना। निम्नलिखित में से कौन अल्प विराम है? इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया गया था अल्प विराम कौन सा होता है। तो अल्प विराम ये होता है। ये वाला कौन सा आपका अर्ध विराम है? यह आपका डॉट हो जाएगा। यह आपका कौन सा विस्मयादि सूचक है? इस तरह से थोड़ा सा जो होता है, इस तरह से वो उपविराम हो जाता है। इस तरह से पूर्ण विराम हो जाता है। ठीक हो गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका चिन्ह शून्य होता है? शून्य मतलब इस प्रकार से। तो ये होता है लाघव चिन्ह का। आपने देखा होगा जब डॉक्टर लिखते हैं उसके पीछे ऐसे लगाते हैं ना, तो वो होता है लाघव। लाघव मतलब किसी बड़े शब्द को छोटा करना, लघु करना। तो ये लाघव चिन्ह होता है। हंस पद आपको पता है इस प्रकार से, जैसे हम लिखते हैं राम लड़का है। अब अच्छा छूट गया तो हम इस प्रकार से हंस पद लगा देते हैं। इसको हंस पद बोलते हैं, या इसको ही त्रुटि पद भी बोला जाता है। त्रुटि पद भी आप इसको ही बोलेंगे। अगला है हमारे पास, साम्यवादी निर्देशक संविधान, अच्छा सॉरी, अच्छा ये तो इसका ही ऑप्शन थे। अगला 11वां प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? कल आपने देखा था कि आप 343 से 351 तक, 343 से 351 तक हिंदी भाषा संबंधित आर्टिकल हमारा है। 351 में जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। कहाँ पर? आर्टिकल 351 में। संकीर्ण राजभाषा कहाँ पर आती है? 343 में आती है। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? अब आपको पता है जैसे क, ख, ग, घ, घ इस प्रकार से है ना, तो आपका पहला, तीसरा और पांचवा क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। तो देखो पहला कौन सा है इसमें? त। तो त क्या होगा? अल्प प्राण। ध देखो त, थ, द, ध चौथे नंबर पर आ रहा है, चौथा वाला महाप्राण। थ दूसरे पर आ रहा है, दूसरा वाला महाप्राण। फ दूसरे पर आ रहा है, दूसरा वाला महाप्राण। पहला, तीसरा, पांचवा क्या होता है? अल्प प्राण होता है। इसलिए त क्या होगा? अल्प प्राण होगा। पवन शब्द का सही संधि विच्छेद है। पवन, देखो जब आप लोग पवन अपने मन में बोलोगे ना, तो बीच में एक ध्वनि आएगी अव। देखो पव अव आ रहा है ना, अव ध्वनि। तो जहाँ पर अव आव या अय आय आता है, वहाँ पर आपका अयादि संधि होता है। और जो अव बनने का नियम होता है, अव कब बनता है? जब ओ के बाद कोई अन्य स्वर आता है।
यहाँ पर क्या होगा, पो के बाद जब अन शब्द आ रहा है, पो प्लस अन, तो क्या बन जाएगा, पवन बन जाएगा। ठीक है। जिसकी लाठी उसका भैंस, कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है यहाँ पर, कौन सा जाएगा आपका, जिसकी उसकी, तो संबंध वाचक यहाँ पर हो जाएगा, संबंध हो रहा है ना। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद होगा, बड़ा महत्वपूर्ण रहता है गीतांजलि। तो गीतांजलि में शुद्ध रूप क्या होता है, गीत प्लस अंजलि, गीता प्लस अंजलि मत कर देना, ये गलत हो जाएगा। गीत प्लस अंजलि होता है यहाँ पर आपका दीर्घ संधि देखने को मिलती है। निम्न में से कौन सा एक तद्भव शब्द है, केस आपका तत्सम है, पर्याप्त आपका तत्सम है, शिल्प यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, शिल्प होना चाहिए था, लेकिन शिल्प भी क्या है, तत्सम शब्द है। पीड़ा आपका क्या है, तद्भव शब्द है, ऑप्शन नंबर बी ठीक रहेगा। पीड़ा, पीड़ा नहीं होता बल्कि क्या होता है, पीरा होता है या पीर होता है ना। अगला 17वां प्रश्न है, मगही किस उपभाषा की बोली है, तो मगही मैथिली भोजपुरी, ये किसकी है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं ये। ठीक हो गया। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं, तो आपको पता है यहीं पर आपका आ जाएगा। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, हरियाणवी, जो खड़ी बोली को कौरवी बोलते हैं, आपको पता है, सब यहाँ पर आता है। पूर्वी हिंदी में आपका अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आता है। ठीक। प्रातः एक कार्यालय विभाग अथवा मंत्रालय से दूसरे कार्यालय विभाग या मंत्रालय को लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं, तो उसे आपका औपचारिक या ऑफिशियल लेटर कहते हैं। अर्धशासकीय पत्र क्या होता है, अर्धशासकीय पत्र भी एक विभाग से दूसरे विभाग को लिखा जाता है, या उसी विभाग से उसी विभाग को भी लिखा जा सकता है, परंतु यहाँ पर क्या होता है, यह पत्र व्यक्तिगत रूप से, पर्सनल रूप से लिखा जाता है यह वाला। ठीक हो गया। परिपत्र आप लोग जानते होंगे, परिपत्र को सर्कुलर या गस्ती पत्र भी कहते हैं, जो एक पत्र क्या होता है, बहुत सारे लोगों को या बहुत सारे विभागों को एक साथ जब जाता है तो वही परिपत्र होता है। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है। अब देखो भाई, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, तो यहाँ पर बात नेपोलियन की नहीं हो रही है, यहाँ पर बात क्या हो रही है, नेपोलियन जैसे महान था ना, उसकी महानता की बात हो रही है। तो मतलब उसकी महानता की क्या बन गई, एक जाति बन गई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जातिवाचक। जैसे हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, तो हरिश्चंद्र क्या हो जाएगा, वहाँ पर व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसी आएगा कि आज भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, तो वहाँ पर हरिश्चंद्र क्या बन जाएगा, जाति बन जाएगा। ठीक है। 20वां प्रश्न है, जिस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, भक्त गण होता है, शिक्षक गण होता है, नेता गण होता है, देवी का बहुवचन देवियाँ होता है, इसलिए इसमें गण लगा के बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, तो वह बहुत अच्छा लड़का है निश्चयवाचक, यहाँ पर सर्वनाम हो जाएगा। यहाँ पर एक इशारा छुपा होगा, मैं जैसे बोलूँगा कि राम पढ़ने में तेज है, उसके बाद मैं बोलूँगा वह बहुत अच्छा लड़का है, तो वह बहुत अच्छा लड़का बोलने से पहले मैं कोई ना कोई इंडिकेट कर दूंगा कि मैं किसके लिए ऐसा बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, निश्चयवाचक, यहाँ पर कोई इशारा पहले ही मैं दे चुका हूँगा। जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या बोलते हैं, अकिंचन। ठीक। यथार्थ का विलोम, यथार्थ का विलोम होता है आदर्श। ठीक है। यथार्थ मतलब ऐसे ही होना, आदर्श मतलब उसके जैसा ही होना या उसके जैसे बनना, है ना। हिंदी में नए उपसर्गों का निर्माण नए शब्दों का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो उपसर्ग से भी आपको पता है हो सकता है, प्रत्यय से भी हो सकता है, और समास से भी हो सकता है। तो इन तीनों से आपका नए शब्दों का निर्माण हो सकता है। अंतिम प्रश्न आज के पेपर का है, निम्न में से कौन सा शब्द अनु उपसर्ग से नहीं बना है। देखो मेन शब्द क्या है, शासन मेन शब्द है, उसमें अनु लगाए तो बना है। मेन शब्द ग्रहण है, उसमें अनु लगाई भी बना है। मेन शब्द चर है, उसमें अनु लगाई भी बना हुआ है। अब मेन शब्द यहाँ पे देखो अनुपस्थित, इसका आंसर हो जाएगा। अनुपस्थित में मेन शब्द क्या है, उपस्थित, और उसमें जो उपसर्ग लगा हुआ है वो क्या लगा हुआ है, अनुपसर्ग लगा हुआ है, तो इसलिए आंसर होगा ए। आज के पेपर में इतना ही। आप लोग ज़रूर पेपर के बाद अपने आंसर, जो भी आपके जितने भी नंबर बनते हैं, आंसर चेक करके अपने नंबर ज़रूर कमेंट किया करिए। ठीक है। आज के पेपर में इतना ही। धन्यवाद।